हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आज एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ मैं आपके खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे G7 मीटिंग के हवाले से। G7 ममालिक के जो सरबराहान हैं उनकी एक मुलाकात हुई है इंग्लैंड में। साउथ वेस्टर्न इंग्लैंड का इलाका है कॉर्नवॉल, उसकी एक बीच है कार्बिस बीच, वहाँ पर ये सब लीडर इकट्ठे हुए हैं। ये 7 ममालिक अमेरिका के बहुत करीब हैं और इस बार इन्होंने पूरी दुनिया को एक मैसेजिंग देने की कोशिश की है कि हम एक हैं। और इस बार ये प्लेटफॉर्म चाइना के खिलाफ भी यूज़ हो गया। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि चाइना और इसका जो फ्लैगशिप इनिशिएटिव है BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसको काउंटर करने के लिए G7 का क्या प्लान सामने आया है अमेरिका की सरपरस्ती में, जो दुनिया की 60% इकोनॉमी का मालिक है। हालांकि इनकी जो आबादी है G7 की, वो पूरी दुनिया की सिर्फ 10% है। G7 के ये सारे ममालिक और इनका जो नया प्लान सामने आया चाइना के खिलाफ, क्या ये चाइना और BRI को सक्सेसफुली काउंटर कर सकते हैं उस प्लान के थ्रू? आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि इस प्लान में कितना दम ख़ाम है या ये प्लान सिर्फ बातों की हद तक है। इंग्लैंड के साउथ वेस्टर्न इलाके कॉर्नवॉल की खूबसूरत बीच कार्बिस बे पर ये सारे लीडर्स जमा हुए हैं और दुनिया को ये बताने की कोशिश की है कि हम बहुत पक्के दोस्त हैं, हम एक हैं, हम वेस्टर्न पावर्स हैं, हम टिपिकल, हम पुराने दोस्त हैं। मतलब हमने दुनिया में बड़ी तबाही मचाई हुई है, मिलकर हमने बहुत मिस एडवेंचर्स किए हुए हैं और आज हम इकट्ठे हैं और एक नया जो चैलेंज उभर रहा है चाइना की शक्ल में, हम उसको काउंटर करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। G7 कंट्रीज़, जिनमें यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से जो बाइडेन शामिल थे, UK की तरफ से बोरिस जॉनसन, कनाडा की तरफ से जस्टिन ट्रूडो, जर्मनी की तरफ से एंगेला मर्केल, इटली के प्राइम मिनिस्टर मारियो द्रागी, जापान के प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा, यूरोपीय यूनियन की तरफ से उर्सुला वॉन डर लेयन और चार्ल्स माइकल थे, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल हैं। 2018 के स्टैट्स के मुताबिक G7 के जो ममालिक हैं उनकी टोटल वेल्थ $317 ट्रिलियन है और ये ग्लोबल GDP का तकरीबन 40% बनता है। लेकिन इनकी जो आबादी है वो पूरी दुनिया की सिर्फ 10% है। ये अपने आप को दुनिया की एडवांस्ड और वेल्दिएस्ट इकोनॉमीज कहते हैं, यानी कि सबसे एडवांस और सबसे अमीर। ये कहते हैं कि हम सबसे ज़्यादा अमीर हैं और काफ़ी हद तक इसमें सच्चाई है भी। मतलब ये जो ग्रुप है इसकी सबसे बड़ी बेस ये है कि ये वेल्दिएस्ट इकोनॉमीज़ हैं, एडवांस इकोनॉमीज़ हैं, जिनके लोग भी बहुत अमीर हैं और इनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी अच्छा है। इनकी पर कैपिटा इनकम की अगर बात की जाए तो सबसे अमीर लोग हैं इन ममालिक में। इसके अलावा G7 ममालिक का एक और बहुत बड़ा क्लेम है कि हम जमहूरियत के चैम्पियन हैं। ना सिर्फ जमहूरियत के बल्कि अमीर जमहूरियत के। हमारे लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई है। इसलिए इनके मुताबिक दुनिया के जो अहम फैसले हैं वो भी हमें ही करने चाहिए और पूरी दुनिया को हमें फॉलो करना चाहिए। हम आइडियल एग्जाम्पल हैं कि हमने किस तरह अपने लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी मेंटेन रखा हुआ है, लिहाजा हमारा मॉडल फॉलो करो। अब आप सोच रहे होंगे कि इकॉनमी तो चाइना की भी बहुत बड़ी है। नो डाउट चाइना की इकॉनमी का ओवरऑल साइज बहुत बड़ा है, लेकिन चाइना का जो पर कैपिटा इनकम है, यानी कि इंडिविजुअली लोगों के पास कितना पैसा है, वो इन ममालिक से कम है। लिहाजा ये कहते हैं कि चाइना भी इसमें नहीं आ सकता। मतलब ये एक स्टैंडर्ड रखना बिल्कुल काफ़ी हद तक आप इसको कह सकते हैं मुज़क्का खेज़ है कि चाइना इस वक्त पूरी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है और बहुत बड़ी इकॉनमी है, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। लेकिन G7 कहते हैं कि हम हैं मेन कंट्रीज़ दुनिया के। इसके अलावा रशिया भी इनका पार्ट था। 97 में इन्होंने रशिया को ऐड किया था और 2014 में इन्होंने रशिया की जो मेंबरशिप थी उसको सस्पेंड कर दिया था। क्राइमिया के इशू पर इन्होंने रशिया को कहा था कि अब आप इसमें से निकल जाएं और वो G8 के बाद वापस G7 में बदल गया। तो ये G7 कंट्रीज़ आप कह सकते हैं टिपिकली ये जो बड़े अरसे से ये गोरों का जो एक गठजोड़ है ये वो है, उसकी तर्जुमानी करता है, जिसमें अब इनको रशिया और चाइना की एग्जिस्टेंस कबूल नहीं है। तो इस बार हमने देखा G7 की मीटिंग में इंग्लैंड के इलाके कॉर्नवॉल की बीच में ये सारे जो ग्लोबल लीडर्स थे वो अटकेलियाँ कर रहे थे, वो बड़े मज़े कर रहे थे, दुनिया को कुछ मैसेजिंग देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इंटरेस्टिंगली इस बार कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। ये सारा जो G7 का ये मीटिंग थी ये एक किसी मुल्क के ख़िलाफ़ यूज़ हो गई, किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नैरेटिव बनाने में यूज़ हो गई और वो मुल्क था चाइना। ये पहली बार हुआ है कि G7 की जो मीटिंग है, ये जो गठजोड़ है, इसको किसी के अगेंस्ट यूज़ किया हो। पहले बात होती थी मल्टीलैटरलिज्म की, मतलब दुनिया को किस तरह हमने आगे लेकर चलना है, दुनिया की मदद करनी है। लेकिन इस बार इनका ज़्यादातर फोकस एंटी चाइना ही हमें नज़र आया है।
वैसे तो इनके मुताबिक जो इसका मेन एजेंडा था वो ये था कि कोविड-19 और दूसरे पेंडेमिक्स या जो वबाई अमराज हैं उनको किस तरह से काउंटर किया जाए, क्लाइमेट चेंज के हवाले से क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई जाएं। जो ट्रंप के दौर में ट्रंप ने क्लाइमेट चेंज की जितनी भी अंडरस्टैंडिंग्स थी उससे अमेरिका को बाहर निकाल लिया था, वो उस पर यकीन नहीं रखता था। तो बाइडन साहब के मुताबिक अब अमेरिका वापस टेबल पर आ गया, अमेरिका इज़ बैक ऑन टेबल और अब अमेरिका लीड करने के लिए तैयार है। तो कोविड-19, क्लाइमेट चेंज और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ये कुछ 2-3 थे इस G7 की मीटिंग के मकासद। लेकिन हमने ये क्लियरली देखा कि ये किसी मुल्क के खिलाफ नैरेटिव बनाने में यूज़ हुई है इस बार की मीटिंग। और इन्होंने चाइना के जो 3 क्रिटिकल इश्यूज़ हैं जिससे चाइना को बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है, उन्होंने उस पर टारगेट किया चाइना को स्पेसिफिकली उन 3 इश्यूज़ पर टारगेट किया जिससे चाइना की जान जाती है। एक तो इनका जो शिंगयांग का सूबा है जहां पर अमेरिका हमेशा से इल्ज़ाम लगाता है कि इन्होंने मुसलमानों के साथ वहां पर अच्छा सलूक नहीं किया। इसके अलावा इन्होंने जो दूसरा मुद्दा उठाया है हांगकांग के हवाले से, हांगकांग की एटोनॉमी के हवाले से कि इसको अपनी जो एटोनमस जो अपना उसका एक स्टेटस है वो बरकरार रखना चाहिए और इस हवाले से हम हांगकांग के साथ खड़े हैं। और ताइवान और जो चाइना के जो इश्यूज इस वक्त चल रहे हैं उसमें भी इन्होंने ताइवान की भरपूर सपोर्ट का ऐलान किया है। तो G7 की इस मीटिंग में ये एंटी चाइना नैरेटिव इसको कौन पुश कर रहा था, हम आगे जाकर देखेंगे कि किन कंट्रीज़ ने परहेज़ किया चाइना बैशिंग से और उन्होंने ये सजेस्ट किया कि फजूल की बैशिंग ना की जाए किसी कंट्री के ख़िलाफ़ इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए। लेकिन ये हम सबको पता है कि अमेरिका बहादुर वो मुल्क है जो एंटी चाइना जो एजेंडा है उसको लीड कर रहा है और वो G7 में भी उसको ले आए हैं। तो आपको याद होगा तकरीबन 3 माह पहले हमने बड़ी डिटेल में एक वीडियो बनाई थी कि बाइडन का क्या प्लान है चाइना को काउंटर करने के हवाले से। उसमें हमने बताया था कि इन्होंने एक टास्क फोर्स बनाई है पेंटागन की, यानी कि यूएस मिलिट्री की एक टास्क फोर्स बनाई है जो साउथ चाइना सी के अंदर नज़र रखेगी चाइना पर और पूरी रिपोर्ट पेश करेगी। इसके अलावा हमने बताया था कि बाइडन हमेशा एक नैरेटिव को दोहरा रहे हैं चाइना के ख़िलाफ़ 2-3 चीज़ों के हवाले से कि चाइना में करप्ट इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं जिनकी वजह से वो इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं। इसके अलावा उनके ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ और वो ये कि वो हमारे जो ग्लोबल ऑर्डर है, जो हमारा पूरा सिस्टम है, वो चाइना उसको नहीं मानता और चाइना ट्रांसपेरेंट नहीं है। मतलब उसकी जो डील्स होती हैं बाकी कंट्रीज़ के साथ वो क्लियर नहीं होती, वो बड़ी सीक्रेट रखता है उसको। तो ये बाइडन इस हवाले से चाइना पर अटैक करते रहते हैं। तो उस वीडियो में हमने अमेरिका की सारी थिंकिंग चाइना के ख़िलाफ़ और वो प्लान बताया था जो ये इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो एक और हमने डिस्कशन की थी कि बाइडन ने एक आर्टिकल लिखा था प्रेसिडेंट बनने से पहले, उसमें उन्होंने बताया था कि हम एक लाइक माइंडेड कंट्रीज़ का ग्रुप बनाना चाहते हैं चाइना को कंटेन करने के लिए। लाइक माइंडेड कंट्रीज़ जैसे कि ये G7 हो गया, वेस्टर्न और ममालिक हैं जो अमेरिका के दोस्त हैं और एशिया में इनके दोस्त, जिसमें उन्होंने मेंशन किया था ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और इंडिया। और इसके अलावा ये जो क्वाड की ग्रुपिंग है वो भी इसी सिलसिले का हिस्सा है जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका शामिल है। तो हर तरह से ये कोशिश कर रहे हैं कि अब चाइना को काउंटर किया जाए। तो ये थी बाइडन की अप्रोच कि किस तरह दोस्तों के साथ मिलकर चाइना को कंटेन किया जाए और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब इनका प्लान कंप्लीट होने जा रहा है। इसको हम ज़रा एंड पर डिस्कस करेंगे। G7 मीटिंग के एंड पे इन्होंने मिलकर एक इलामिया जारी किया है जिसमें चाइना के ये जो मैंने 3 क्रिटिकल इश्यूज़ बताए हैं, जैसे शिंगयांग का इनका जो सूबा है उसमें जो मसले मसाइल हैं हांगकांग और ताइवान के हवाले से, और साथ ही इन्होंने ये भी डिमांड कर दिया कि कोविड-19 के हवाले से जो ओरिजिन्स हैं कि किस तरह ये पैदा हुआ था उसके हवाले से भी तहकीकात की जाएंगी, यानी कि प्रेशराइज़ किया जाएगा चाइना को। तो ये सारी चीज़ें मतलब चाइना के ख़िलाफ़ ये जो एक केस बनाया जा रहा है, चाइना को ऑब्वियसली ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं हैं। चाइना ने बड़े ही अग्रेसिव अंदाज में इसको काउंटर किया है और भरपूर जवाब दिया है। चाइना ने कहा है कि यार अब वो दौर गुजर गया है कि चंद कंट्रीज़ दुनिया के बड़े बड़े डिसीजंस करें, स्मॉल ग्रुप ऑफ कंट्रीज़। चाइना ने बड़ी ज़बरदस्त इनको लगाई है, मतलब वापस हेड बैक किया है। इसके अलावा चाइना ने कहा है कि वी अर्ज द यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द G7 टू रिस्पेक्ट द फैक्ट्स, अंडरस्टैंड द सिचुएशन, स्टॉप स्लैंडरिंग चाइना, stop interfering in China's internal affairs and stop harming China's interest. China's reputation must not be slandered and China's interest must not be violated. अब हम आते हैं वीडियो के असल मुद्दे की तरफ। चाइना और उसका जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसको काउंटर करने के लिए भी अमेरिका बहादुर ने एक प्लान दे दिया इन सारे कंट्रीज़ को, और उस प्लान का नाम है, उस इनिशिएटिव का नाम है
बिल्ड बैक बेटर फ्यूचर या बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। मजे की बात यह है कि अब अमेरिका कोई ढके छुपे अल्फाज भी यूज नहीं करता। अब वो क्लियरली कहता है कि हमने चाइना को कंटेन करना है। चाइना की जो तरक्की है, जो एक क्रेजी इकोनॉमिक राइज है, वो इनको हजम नहीं हो रहा। तो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इस वक्त उसकी जो लागत है वो कई ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई है और दुनिया के 100 से ज़ायद ममालिक ने इसको साइन अप कर लिया है, एशिया में, यूरोप में और अफ्रीका में। और चाइना का ये प्लान पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से एक्सपैंड कर रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका बहादुर की नींदें हराम हुई हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनका बनाया हुआ जो एक ग्लोबल ऑर्डर है वो चैलेंज हो रहा है इसकी वजह से। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ये जो एक इनिशिएटिव है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मुकाबले में जो अमेरिका बहादुर ला रहा है, इसको इन्होंने व्हाइट हाउस की जो वेबसाइट है उस पर भी पब्लिश किया है, इसके पूरे प्लान को। इसको आप ज़रा गौर से पढ़ें, मैं इसके मोटे मोटे पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। इसमें इन्होंने कहा है कि हम 40 ट्रिलियन डॉलर्स का हम फंड रख रहे हैं पूरी दुनिया में, जो वो अब इनके मुताबिक जो गरीब ममालिक हैं हम उनको ये पैसा देंगे, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में हम स्पेंड करेंगे। और इसका मेन मकसद क्या होगा कि ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना। बाइडन के मुताबिक हम इसकी कामयाबी के लिए स्पेशल एफर्ट्स लगाएंगे। हम डिफरेंट जगहों से फंडिंग हासिल करेंगे, यूएसएड और अमेरिका के जो दूसरे फाइनेंशियल जो अंडरस्टैंडिंग्स हैं पूरी दुनिया में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की, उसके थ्रू इसको फैलाएंगे। और उन्होंने कहा कि इसका स्कोप ग्लोबली होगा, जिसमें लैटिन अमेरिका से लेकर मतलब साउथ अमेरिका, कैरेबियन का इलाका, अफ्रीका में और इंडो पैसिफिक में। ये हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि अफ्रीका में भी इस वक्त चाइना और अमेरिका की बहुत ज़बरदस्त टसल शुरू हो चुकी है। चाइना ने अमेरिका को बहुत पीछे छोड़ दिया इन्वेस्टमेंट में, तो अब ये एक नया इनिशिएटिव ला रहे हैं कि हर जगह पर हम चाइना की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं और चाइना की जो लोन्स वगैरह हैं हम उसका मुकाबला करें, उसके ऑल्टरनेटिव दें पूरी दुनिया को कि यार आप हमारी इन्वेस्टमेंट पर ज़रा गौर करें। ये बिल्कुल वही अंडरस्टैंडिंग है। आपको याद होगा कि ट्रंप के दौर में एलिस वेल्स, इन्होंने पाकिस्तान को खबरदार किया था कि आप सीपैक ज्वाइन ना करें, सीपैक को छोड़ दें और हमारे साथ जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट है उसको ज्वाइन करें। और उसमें उन्होंने यही बताया था कि हम डिफरेंट ट्रेड ग्रुप्स पाकिस्तान में भेजेंगे। तो ये बिल्कुल वही चीज़ है, ये वही प्लान है जो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट काफ़ी अरसे से चला रही है। अब हम ये देख रहे हैं कि 2013 में ये बेल्ट एंड रोड का इनिशिएटिव शुरू हुआ था। अमेरिका के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो मतलब देखते ही रह गए और चाइना ने इनको कट मार दी। 2014 के करीब चाइना ने इनको एक्सपोर्ट्स में पीछे छोड़ दिया था, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। फिर ये जो पिछले 6-7 साल गुजरे हैं, इन्होंने बस चाइना की बैशिंग में ही गुजार दी हैं। इन्होंने मीडिया में शदीद किस्म का प्रोपेगेंडा किया। इसके अलावा इन्होंने पूरी दुनिया में एंटी चाइना डिप्लोमेसी की। इन्होंने हर तरह की टैक्टिक यूज़ की, कंट्रीज़ को अपने साथ में लाने की कोशिश की, लेकिन चाइना का राइज इसको नहीं रोक सके वो। और यही नहीं, ट्रंप के दौर में हमने देखा था कि इन्होंने शदीद किस्म की ट्रेड वॉर्स भी इनके साथ शुरू कर दी चाइना के साथ कि यार किसी तरह से तो इनकी जो अन्य वाह एक्सपोर्ट्स हैं उसको रोक सकें। क्योंकि हमने डिस्कस किया हुआ है कि चाइना और अमेरिका की $600 बिलियन की ट्रेड है, जिसमें चाइना $450 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को। अब इनके मुताबिक बिल्ड बैक बेटर फ्यूचर में हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे, हम चाइना की तरह इसमें करप्शन नहीं करेंगे। मतलब इनके मुताबिक ये तो कहेंगे ऑब्वियसली कि चाइना करप्शन करता है, फिर ये कहते हैं कि जी हम ट्रांसपेरेंट सब कुछ रखेंगे, सब कुछ हाई स्टैंडर्ड के मुताबिक होगा, सब इससे खुश हो जाएंगे। लो इनकम जो कंट्रीज़ हैं उनको हम सपोर्ट करेंगे, इसमें जो क्लीन एनर्जी है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस होगा, क्लाइमेट चेंज फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी। इसके अलावा जेंडर इक्वालिटी पर हम जोर देंगे। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स का इसमें कोई मसला नहीं होगा। एक ये भी ये इल्ज़ाम लगाते हैं चाइना पर कि जी ह्यूमन राइट्स को अब्यूज़ करते हुए चाइना ने इतनी ज़्यादा तरक्की की है, और दूसरा बहुत हमारी टेक्नोलॉजी को चोरी किया इन्होंने। तो इन प्रैक्टिसेस को हम बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे। हमारा बड़ा एक स्टैंडर्ड है, हाई वैल्यूज़ हैं, हम उनको प्रमोट करेंगे। और इसमें हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट चेंज होगा इनका मेन फोकस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करना चाहते हैं अपने इस इनिशिएटिव के थ्रू। अब सवाल ये है कि अमेरिका का ये जो नया BRI सामने आया है जिसका नाम है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, क्या ये कामयाब होगा?
मेरे हिसाब से अमेरिका बादर काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। हमने जैसे पहले डिस्कस किया कि 2013 में चाइना एक्सपोर्ट्स में इनको पीछे छोड़ गया था। उसके बाद इन्होंने हर तरह की टैक्टिक यूज़ की है। इन्होंने चाइना बैशिंग किया है, ट्रेड वॉर्स खेली हैं, मीडिया प्रोपेगेंडा किया, लेकिन चाइना की रिलेंटलेस ग्रोथ को ये नहीं रोक सके। और एंड पर हमने क्या देखा है कि हर लड़ाई के बाद ये निगोसिएशन की जो टेबल है उस पर आते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि G7 कंट्रीज़ हैं जो अमेरिका बादर के सबसे बेस्ट फ्रेंड हैं, उनमें ही आधे से ज़्यादा ये पूरी स्कीम के ख़िलाफ़ हैं। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। जो कनाडा, इंग्लैंड और जो फ्रांस हैं वो तो अमेरिका बादर के बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो बेस्ट बडीज़ हैं पिछले कई सालों से, 300-400 सालों से। ये जिसे आप क्या कह सकते हैं, मतलब मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये गोरे आप कह लें, टिपिकल ये एक वेस्टर्न कैंप है जिनका गठजोड़ हम सबको पता है। दूसरी तरफ बात करें जर्मनी, इटली और ओवरऑल यूरोपियन यूनियन, ये थोड़ा सा खिलाफ है कि यार चाइना के खिलाफ हमें इस तरह नहीं आना चाहिए, इस तरह की पॉलिसीज़, कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी नहीं अपनानी चाहिए, बल्कि मिल बैठकर आगे बढ़ना चाहिए। जर्मनी हमने देखा है हमेशा से अपनी एक शनाख्त कायम करता है। वो कहता है कि यार वो ऑब्वियसली बहुत बड़ी सुपर पावर है, तो वो ये नहीं कहता कि यार एक ग्रुप के ज़ेर असर आके हम बाकी दोस्तों से बिगाड़ना शुरू कर दें। तो जर्मनी ने यहाँ पर सजेस्ट किया कि चाइना को पुश बैक ना किया जाए। इसके अलावा इटली ने भी बड़ी एहतियात बरती है, इटली ने भी यही मशवरा दिया। और यूरोपीय यूनियन ये खुद भी खुश नहीं है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन की बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़ी मिकदार में चाइना के साथ ट्रेड है। मज़े की बात यह है कि पिछले साल 2020 में चाइना ने अमेरिका को कट मार दिया, अमेरिका को पीछे छोड़ दिया EU के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर की हैसियत से। यूरोपीय यूनियन का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अब चाइना है, और ये 1 साल पहले हुआ है। पहले था अमेरिका, अब है चाइना। तो चाइना हर जगह पर इकोनॉमिकली अमेरिका को पीछे छोड़ चुका है, और यही अमेरिका की डिस्टर्बेंस की वजह है। खुद वेस्टर्न एनालिस्ट के मुताबिक ये जो हाफ बेक्ड स्कीम्स होती हैं, मतलब जिनमें प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन नहीं होता, ये फ़ायदे के बजाय नुकसानदेह साबित होती हैं। अब ये इसमें कहीं नहीं लिखा इस पूरे प्लान में कि ये $40 ट्रिलियन आएगा कहाँ से। ये जो अमेरिका का प्लान है, ये बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ये $40 ट्रिलियन भाई लाओगे कहाँ से? चाइना तो प्रैक्टिकली करके दिखा रहा है, और इसमें मैं कुछ चाइना का साथ नहीं दे रहा, ये एक ग्राउंड रियलिटी है, आप खुद देख लें। और ये सारा सीन, ये चाइना को सिर्फ कंटेन करने की कोशिश की जा रही है। ये एक जेलसी है अमेरिका बादर की, ये एक इन्फ्लुएंस की गेम है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की गेम है। अमेरिका को अब ये नज़र आ गया है कि अब हम चाइना को नहीं कंटेन कर पा रहे, और वो अब हाथ पैर मार रहा है, साउथ चाइना सी में प्रेशराइज कर रहा है उसको क्वाड के थ्रू। अब ये G7 में इन्होंने एक नया शोशा छोड़ा है, जबकि जो इनके आधे से ज़्यादा दोस्त हैं वो इस हवाले से अमेरिका को ख़बरदार कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई हम आपके प्लान का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो 2020 में चाइना EU का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन चुका है। चाइना अफ्रीका में अमेरिका को पीछे छोड़ चुका है, मिडिल ईस्ट में अन्य वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसके अलावा फार ईस्ट एशिया में ये जो चाइना के सो कॉल्ड दुश्मन है ना, साउथ कोरिया और जापान, इनके साथ चाइना ने पिछले साल ही एक बहुत बड़ी ट्रेड डील कर ली हुई है। तो चाइना सबके साथ ट्रेड डील्स को सिक्योर कर रहा है। अभी एक ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की अंडरस्टैंडिंग इन्होंने यूरोपीय यूनियन के साथ भी करनी थी, वो अमेरिकी दबाव की वजह से वो अभी थोड़ी डिले हो गई है। यूरोप चाहता है कि हम चाइना से वो अंडरस्टैंडिंग कर लें, वो डील कर लें इन्वेस्टमेंट की, लेकिन अमेरिका नहीं अभी करने दे रहा। इस डील का नाम है EU चाइना कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये पिछले साल या मेरे ख्याल 2021 में इसको साइन होना था, अभी तक ये एग्रीमेंट नहीं साइन हो पा रहा। 3-4 सालों से इसकी प्लानिंग हो रही है, लेकिन थैंक्स टू अमेरिका बादर वो उसको साइन ही नहीं करने दे रहे। तो इसी वजह से कुछ समझदार वेस्टर्न एनालिस्ट कह रहे हैं कि इस दफ़ा की जो G7 मीटिंग थी वो प्रैक्टिकलिटी से ज़्यादा सिंबॉलिक थी। मतलब इसमें ज़्यादा इन्होंने सिंबलिज्म को शो किया है। सबसे पहले तो इन्होंने वेलकम किया जो बाइडन को, क्योंकि ये इनका पहला दौरा था एज अ प्रेसिडेंट यूरोप का। तो ये बाइडन को थोड़ी सी इज्जत फराहम की गई है, अमेरिका बादर को थोड़ा सा उठाया गया है कि आओ जी आओ आप हमारे पुराने माई बाप हो, आओ हम आपकी ज़रा खिदमत करते हैं, आपको थोड़ा बहुत खुश करते हैं। और बाइडन साहब आप खुद भी देखें ऐसे सुस्त बैठे हुए थे, उनकी एज ही बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये एग्जीक्यूशन मुझे तो बहुत मुश्किल लगती है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा इन्होंने सिंबलिज्म यहाँ पर यूज़ किया कोविड के हवाले से कि देखो जी कोविड को हमने शिकस्त दे दी है, बगैर मास्क के इन्होंने मीटिंग्स की हैं। ये भी मतलब सिंबलिज्म ज़्यादा था बनिस्बत प्रैक्टिकलिटी के।
लेकिन इनके मुताबिक हमने यहाँ पर जो डिसीजंस लिए हैं वो इंसानियत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में अमेरिका का ये जो प्लान है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, क्या ये चाइना और इसका जो फ्लैगशिप इनिशिएटिव है BRI, इसको शिकस्त दे पाएगा या नहीं? अमेरिका इसमें कामयाब होगा या नहीं? बाइडन की ये जो फिलॉसफी है कि अमेरिका इज़ बैक और दुनिया का फ्यूचर अमेरिका में डिसाइड होगा, क्या बाइडन इसमें कामयाब हो जाएंगे और क्या ये चाइना को सक्सेसफुली कंटेन कर लेंगे? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।